नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो अपने आप में अनूठा है। तो संविधान में संघात्मक लक्षण की जो विशेषताएं हैं वो ये बताती हैं कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था है। प्रोफेसर डायसी ने कुछ संघात्मक शासन व्यवस्था के आधारभूत लक्षण बताए हैं। कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं भारत के संघात्मक व्यवस्था के बारे में, वो आपको जानने चाहिए क्योंकि अक्सर कंपटीशन में वो पूछे जाते हैं। तो केसी वीयर है जो कि कहते हैं कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं। अर्थात उनका ये कहना है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। डी बसु का ये कहना है कि भारत का संविधान न तो पूरी तरह से एकात्मक है और न ही पूरी तरह से संघात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। पीटी चाको जैसे विद्वान का ये कहना है कि संविधान का बाहरी रूप संघात्मक रहेगा परंतु वास्तव में इसमें एकात्मक तत्व हैं। लेकिन हम मूल रूप से अगर भारत में के संघीय ढांचे में संघात्मक शासन की विशेषताओं को देखें तो कुछ आधारभूत विशेषताएं प्रकट होती हैं। तो पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय संविधान का मुख्य लक्षण संविधान की सर्वोच्चता है। संघ एवं इकाइयों की प्रत्येक विशेषता, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायी हो, न्यायिक हो, संविधान द्वारा ही निर्धारित और नियंत्रित होनी चाहिए। तो संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के लिखित स्वरूप से केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कभी मतभेद हो और अंतर्विरोध हो तो वो अवसर कम हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ लिखित है। तो भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये देश की सर्वोपरि विधि है। यद्यपि अमेरिकी संविधान की भांति भारतीय संविधान को हमने कहीं सर्वोच्च घोषित नहीं किया है, फिर भी संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान के संघीय व्यवस्था से संबंध उपबंधों में संशोधनों में राज्यों की सहमति के बिना कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार संविधान के उपबंध संघीय और इकाइयों की सरकारों पर जो है वो निश्चित करते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र को निश्चित करते हैं और ये संविधान के उपबंध दोनों पर ही बाध्यकारी हैं। दूसरी मुख्य विशेषता शक्तियों के विभाजन की है। संघीय सिद्धांत के अनुरूप भारत में संघीय और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए मुख्यतः 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान में शक्तियों के वितरण की प्रक्रिया पर, यानी शक्तियों का वितरण किस प्रकार से होगा, उस पर कनाडा के संविधान का प्रभाव है, फिर भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान की तरह ही समवर्ती सूची को जोड़ा है। तो संघ सूची में वर्णित राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केवल संसद को ही विधि निर्माण का अधिकार है और राज्य सूची में उल्लेखित होंगे कौन से विषय? क्षेत्रीय महत्व के, राज्यों के महत्व के, उन पर राज्य विधानमंडल को कानून निर्माण का अधिकार है। जहाँ तक समवर्ती सूची का सवाल है, उसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जो केंद्र और क्षेत्रीय दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण हो। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं लेकिन अगर अंतर्विरोध हो तो कौन सा कानून मान्य होगा? संसद का विधान यानी केंद्रीय कानून ही मान्य होगा। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान के समान अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई है। तो आपसे कंपटीशन में ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में किस देश के संविधान के समान अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई है? तो उत्तर कनाडा का। और भारत के संविधान में शक्तियों के वितरण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो उत्तर कनाडा का संविधान। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से प्रभावित होकर रखी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भांति समवर्ती सूची। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था ये बताती है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और उसकी एक व्यवस्थित प्रक्रिया की गई है। तीसरी बात, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अनुरक्षक के साथ साथ संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। तो जब कभी सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन की रक्षा करेगा, केंद्र अथवा राज्यों के स्थान पर कोई भी राज्यों के स्तर पर कोई भी संविधान विरुद्ध कार्यवाही होगी तो उन कार्यवाहियों को अविधिमान्य घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अनुरक्षण करता है। इसी तरह से राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है।
किंतु राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए एक समान प्रतिनिधित्व न होकर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार संघीय प्रक्रिया के अनुरूप ही संशोधन प्रणाली रखी गई है। संघीय प्रक्रिया के अनुरूप संशोधन प्रणाली का क्या अर्थ है कि कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो होंगे, संविधान के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण जो संशोधन किए जाएंगे, उसमें राज्यों की सहमति ज़रूरी है। तो भारतीय संविधान के संघात्मक ढांचे से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण संशोधन जो संघात्मक ढांचे से संबंधित होंगे, उनको राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व ही कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्पों द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। तो संविधान के महत्वपूर्ण अंशों में राज्यों का समर्थन संघीय ढांचे की आवश्यकता के अनुरूप है। इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई परिसंघीय शासन प्रणाली में ऐसे सभी तत्व शामिल किए गए हैं जो परिसंघीय प्रणाली हेतु अनिवार्य हैं। संविधान में शामिल उक्त आधारभूत परिसंघीय लक्षणों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय कहा है। तो भारतीय संघवाद की कुछ हम अनूठी विशेषताएं देखते हैं। तो दुनिया के अलग अलग परिसंघीय प्रणालियों से भिन्न भारत की संघीय व्यवस्था की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। इन अनूठी विशेषताओं के कारण ही रचना और स्वरूप की दृष्टि से भारत का संघीय ढांचा दुनिया के अन्य परिसंघीय ढांचों से विभिन्नता रखता है। तो भारत के संघात्मक ढांचे की कुछ विशेषताओं को देखें तो ये विशेषताएं हैं कि संघीय ढांचा, भारत का संघीय ढांचा किसी संविदा या करार का परिणाम नहीं है। इसकी रचना की प्रणाली अनोखी है। रचना की दृष्टि से दुनिया की विविध संघीय शासन प्रणालियों को दो मुख्य प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला प्रकार है जब प्रभुत्व संपन्न राज्यों के मध्य स्वैच्छिक करार किया जाए तथा संघीय ढांचे की स्थापना हो, जैसे अमेरिका का संघीय ढांचा। अमेरिका के संघीय ढांचे में क्या है, स्वतंत्र राज्यों के मध्य सामान्य महत्वों के विषय पर स्वैच्छिक करार हुआ और संघीय ढांचे की रचना की गई। दूसरा तरीका यह है कि जब ऐच्छिक राज्यों के प्रांतों को एक राज्यों के प्रांतों को परिसंघ में बदल दिया जाए और उन्हें स्वायत्तता दी जाए। अर्थात एक बड़ा सा परिसंघ था लेकिन उसमें से अलग अलग इकाइयों को जो है वो अलग करके और उन्हें स्वायत्तता दी जाए। ये पहले प्रकार से ठीक उल्टा है, जैसे कनाडा की संघीय व्यवस्था। तो भारत में संघीय ढांचे की रचना हमने दूसरे प्रकार से की है, यानी कनाडा की संघीय व्यवस्था की तरह ही हमने की है। तो इसलिए भारतीय, लेकिन फिर भी कनाडा की तरह तो की है, लेकिन भारतीय संघ ना तो स्वशासी राज्यों के मध्य करार नहीं है और ना ही प्रांतों की संघीय ढांचा के अंदर स्वशासी इकाई बनाने की इच्छा का परिणाम है। दरअसल 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता के साथ साथ संघीय ढांचे की परिकल्पना की थी कि हम एक संघ बनाएंगे जिसमें एक सशक्त केंद्र के साथ प्रांतों को ब्रिटिश सम्राट से प्राप्त अधिकार का अपनी सीमाओं के अंतर्गत स्वायत्त प्रयोग करना था। हम सभी जानते हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी और इसमें एक तो सशक्त केंद्र था और सशक्त केंद्र के साथ साथ क्या था, गवर्नर जनरल के अधीन सशक्त केंद्र था। उसके साथ साथ प्रांत थे, लेकिन प्रांत गवर्नर के अधीन थे और इन प्रांतों को एक सीमा तक ही स्वायत्त प्रयोग करना था। इस परिकल्पित परिसंघ में ब्रिटिश प्रांतों का अधिमिलन अनिवार्य है। तो जब 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ, ये हुआ कि देशी रियासतें थी और ब्रिटिश गवर्नर के अधीन प्रांत थे और केंद्रीय अधिसत्ता थी। तो इस प्रकार हमने ये किया कि प्रांतों को तो आवश्यक रूप से केंद्र के साथ मिलना ही था उस समय के, और देशी रियासतों का मिलन हमने ऐच्छिक किया। देशी रियासतों ने 1935 के अधिनियम में मिलने से इनकार कर दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सतत प्रयासों से देशी रियासतों का एकीकरण हुआ और इस तरह से भारतीय संघ अस्तित्व में आया। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जब ब्रिटिश सर्वोच्चता व्यापगत हो गई तो अधिकांश भारतीय राज्य भारतीय डोमिनियन में विलीन हो गए थे। तो संविधान निर्माताओं ने कृत्रिम रूप से प्रांतों को एक सीमा के भीतर स्वशासी तो बनाया था, लेकिन देशी रियासतों को स्वशासी प्रांतों से सहयुक्त करके एक परिसंघ बना दिया। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय 542 देशी रियासतें ऐसी थी जिनका भारत में विलय हुआ था। इस प्रकार ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों का एकीकरण कर भारत में संघीय ढांचे का गठन हुआ था।
तो ऐसे भारत का संघीय ढांचा अस्तित्व में आया। दूसरी मुख्य विशेषता ये है कि भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों की जो स्थिति है वो संघीय ढांचे के समान नहीं है। भारत में परिसंघ की रचना के पहले ही राज्य प्रभुत्व संपन्न इकाई नहीं थे, अतः राज्यों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। भारत में अमेरिकी संघीय ढांचे के समान राज्यों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से हम जो है देख सकते हैं कि ये हमने विशेषताएं देखी। चौथी विशेषता है कि भारतीय संघ में राज्यों के सदन का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व है। अमेरिकी संघीय शासन व्यवस्था में परिसंघ के विधानमंडल का उच्च सदन यानी सीनेट, वहाँ उसे सीनेट कहते हैं, उसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। हर राज्य अपने 2-2 सदस्य राज्यसभा में, वहाँ की राज्यसभा यानी वहाँ की सीनेट में भेज सकता है। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार भारतीय परिसंघ में नहीं दिया है। 1963 में संविधान के 16वें संविधान संशोधन द्वारा ही यह निर्धारित कर दिया गया कि किसी भी राज्य के भारत संघ से पृथक होने तथा संघ को भंग करने के प्रयास को अवैध घोषित माना जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो संघीय व्यवस्था है उसमें कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है, मैंने आपको बताया। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप में है, दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में दोहरी न्याय व्यवस्था है, लेकिन भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और फिर राज्यों के स्तर पर राज्य न्यायालय। कुछ अन्य तत्व हम देखें तो हम देखते हैं केंद्र को सशक्त बनाया गया है। जैसे संवैधानिक रूप से भी केंद्र को सशक्त बनाया गया है। संपूर्ण भारत के लिए एकात्मक व्यवस्था वाले देशों की भांति संपूर्ण देश में वित्तीय शासन व्यवस्था एक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक है। वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र को सशक्त बनाया गया है। इसके अलावा बाह्य संवैधानिक तत्व भी है, मतलब संविधान के लागू होने से लेकर आने वाले दशकों में ऐसे तत्व आए जिसमें केंद्र सशक्त होता गया, जैसे प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व और योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका, जो कि बाद में नीति आयोग बन गया। तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को संविधानेतर संस्थाओं के रूप में उसका गठन हुआ, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। मार्च 1950 में गठित योजना आयोग मूलतः एक परामर्शदात्री निकाय था, जिसका मुख्य काम था कि आर्थिक नियोजन के मामले में अपनी अपनी सिफारिशें करें। लेकिन हम सब जानते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ मंत्री इसके पदाधिकारी होते थे। इसी तरह से योजना आयोग की योजनाओं के अनुसमर्थन के लिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद में हालांकि राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल थे, लेकिन योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के समर्थन से जो योजनाएं लागू की जाती थी वह एक शासकीय कार्यक्रम बन जाता था। अशोक चंदा नामक विद्वान ने योजना आयोग को महत्व को देखते हुए उसे सुपर कैबिनेट या आर्थिक मंत्रिमंडल भी कहा जाता था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का विघटन कर केंद्र सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, उसकी स्थापना की गई। तो नीति आयोग केंद्र राज्य संबंधों में नियोजन के लिए थिंक टैंक का कार्य करेगा, ये सोचा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सशक्त केंद्र है, ये भी भारत के संघवाद की व्यवस्था है। तो भारतीय संघवाद के गतिशील बिंदु अगर हम देखें तो क्षेत्रीय शक्ति का विभाजन, केंद्र में केंद्र शासित दल की सशक्त भूमिका, केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय, आपातकाल के दौरान एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तन, शक्तिशाली केंद्र और शक्ति विभाजन आदि माने जा सकते हैं। तो सारतः हम कह सकते हैं कि भारत का संघवादी ढांचा अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण विशुद्ध एकात्मक या विशुद्ध संघात्मक नहीं है, बल्कि सहयोगी संघवाद का प्रतिमान प्रस्तुत करता है। अपने स्वरूप और विशेषताओं के कारण यह संघीय संविधान की अपेक्षा कनाडा के संविधान की भांति प्रतीत होता है, जिसमें एक सशक्त केंद्र है।
तो ये जो विशेषताएं हैं कि आपसे पूछी जा सकती हैं कि क्या भारत के का संघवाद में संघीय विशेषताएं हैं, तो आपको इन सारी संघीय विशेषताओं के साथ साथ अनूठी विशेषताएं भी बतानी है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका अध्ययन कीजिए और कंपटीशन में भी इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इन सब का बहुत गहरा अध्ययन कीजिए। ये टॉपिक इसमें आपके मेन कोर्स में और कंपटीशन में ये पूछा जाता है। तो क्योंकि संघवाद हमारा नया टॉपिक है, मूल अधिकार हम कर चुके हैं और बहुत विस्तार से किया है हमने, तो आप इसको पूरा पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो मौलिक अधिकारों का हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, तो उससे संबंधित सवाल भी जो है आप करते जाएं। और साथ ही साथ ये जो संघीय व्यवस्था से संबंधित नया टॉपिक है हमारा, भारत की संघात्मक ढांचे को हम जानेंगे, तो इसका आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद कोई दिक्कत आए तो हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।